नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज वोटिंग जारी है। 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर, एक पूर्व सीएम सहित तमाम जो उम्मीदवार है वो मैदान में है। 17.70 करोड़ मतदाता आज 1717 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चौथे चरण का आज मतदान हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर, एक पूर्व सीएम की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 17.70 करोड़ मतदाता 1717 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं। नतीजे 4 जून को आएंगे, तब यह और भी स्पष्ट हो जाएगा कि मतदाताओं का रुझान किस ओर था। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चौथे चरण का मतदान होना है और वोटिंग जारी है। वहीं मध्य प्रदेश में भी चौथे और अंतिम चरण का आज मतदान हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अंतिम चरण का मतदान मध्य प्रदेश में हो रहा है। 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में मतदान किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में मतदान किया। 3080 पोलिंग बूथ संवेदनशील है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और आम जनमानस से भी यही अपील की कि आप भी जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, वोट जरूर दें। तस्वीरें आपके सामने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए। 3080 पोलिंग बूथ काफी संवेदनशील है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश से आपको खबर बता रहे हैं, 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। ये सीटें कौन कौन सी है आपको बता दें, देवास लोकसभा सीट है, उज्जैन है, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन लोकसभा सीट और खंडवा लोकसभा सीट। इन सीटों पर आज मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग होनी है। वोटिंग जारी है। 1,83,70,654 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। और लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में मध्य प्रदेश की कुल 8 सीटों पर अभी मतदान हो रहा है, जिसमें उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, खरगोन, खंडवा, मंदसौर और धार लोकसभा सीट शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करने उज्जैन पहुंचे, मतदान किया और आम जनमानस से भी वोट कास्ट करने की अपील की। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से मतदान करने की अपील की है। पीएम मोदी ने भी लोगों से मतदान की अपील की है और कहा है कि मुझे विश्वास है कि सभी सीटों पर लोग भारी संख्या में मतदान करेंगे। युवा और महिला वोटर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और पीएम ने कहा कि आइए अपने कर्तव्य को निभाएं और लोकतंत्र को मजबूत करें। पीएम ने एक्स पोस्ट करते हुए लोगों से विनम्र अपील की है कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र की मजबूती में अपनी सहभागिता निभाएं। पीएम ने कहा, युवा और महिला वोटर बढ़ चढ़कर इस फेज में हिस्सा लेंगे। तो देश में बता दें, चौथे चरण का मतदान जारी है। पीएम ने लोगों से अपील की है कि अपने कर्तव्य को आप जरूर निभाएं और लोकतंत्र को मजबूत करने में सबकी मदद करें। और इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, चौथे चरण के मतदान को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपील की है। चौथे चरण के मतदान को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपील की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि यह लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चौथे चरण को लेकर जनता से ज्यादा वोट करने की अपील की है। सीएम यादव ने कहा कि मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें, जिससे 100% मतदान सुनिश्चित किया जा सके। उनका एक वोट लोकतंत्र की गहरी जड़ों को सशक्त बना सकता है और देश को उज्जवल भविष्य दे सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों से अपील की है। इसके पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे। वोट कास्ट उन्होंने किया था और आम जनमानस से भी अपील की थी कि आप भी अपने मत का जरूर प्रयोग करें। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी से अपील की है कि मध्य प्रदेश में चूंकि ये चौथा चरण अंतिम चरण है, इसलिए जिन लोकसभा क्षेत्रों में आज वोटिंग हो रही है, जितने भी वोटर्स हैं वो जरूर घर से बाहर निकलें और अपना वोट कास्ट करें। और चलिए मध्य प्रदेश का हम रुख कर लेते हैं और हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। आपको बता दें, हमारे साथ
भाजपा से योगेश गुप्ता जी जुड़े हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और आपको बता दें, योगेश गुप्ता जी भाजपा से हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से रवि परमार जी हमारे साथ जुड़े। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के एस शाइनी जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। के एस शाइनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, चौथा और अंतिम चरण मध्य प्रदेश में कई मायनों में खास है। काफी बड़ी सीटें इस पूरे चरण में आती हैं, लेकिन बीजेपी के लिहाज से यदि हम देखें तो तमाम तैयारियां जारी थी इन सीटों पर, तमाम दिग्गज पहुंचे थे प्रचार करने के लिए। कितना अहम ये पूरा चरण आपके लिए और ये अंतिम चरण? नहीं, देखिए अमित जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि अपने मताधिकार का अधिक से अधिक प्रयोग करें और अपनी पसंद की सरकार जरूर जी। 5 साल में ये एक बार आपको मौका मिलता है जहां फैसला आप करते, तो नम्र अनुरोध है कि सभी अपने वोट अवश्य डालें। जी। रही बात मध्य प्रदेश की 8 सीटों की, ये मालवा निवाड़ क्षेत्र से आती है। 2014 के लोकसभा चुनाव हो, 2019 के लोकसभा चुनाव, पूरी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज रही थी और निश्चित रूप से 76% के करीब वोट 2019 में इन सीटों पर हुआ था। जी। तो मैं ये मानता हूं कि ये 76% जो वोटिंग का रिकॉर्ड था 2019 में, वो आज टूटना चाहिए। और मालवा निवाड़ क्षेत्र में कई ऐसी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से जनजाति वर्ग, आदिवासी वर्ग को लाभान्वित किया गया है, जिनके माध्यम से हमारे नेताओं ने उनके बीच में जाकर ये बात कही है कि पुनः एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। जी। रवि जी, बीजेपी तो पूरी तरह से आश्वस्त है कि 8 लोकसभा सीटों पर जो पुराना इतिहास था वो एक बार फिर से दोहराया जाएगा। वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की भी उम्मीद बीजेपी ने जताई है। लेकिन वहीं हम कांग्रेस की स्थिति देखें तो इन 8 सीटों में से केवल 7 पर कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं। 1 सीट का घटनाक्रम सबके सामने है। लेकिन क्या मानते हैं कि जो 7 सीटें हैं, कितनी मजबूत दावेदारी कांग्रेस की इनमें है? देखिए, निश्चित तौर पर पहले तो मैं आज मतदान है और मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान है, उन मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा जो कि अभी मतदान के लिए घर से नहीं निकले। पहले मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि आपका लोकतांत्रिक अधिकार है मतदान करना, और आप घर से निकलिए और मतदान करिए। बात की जाए मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों की, तो 8 लोकसभा सीटों की, तो इंदौर का घटनाक्रम सबने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा षड्यंत्र पूर्वक राजनीतिक अपहरण किया गया है कांग्रेस प्रत्याशी का, और वो पूरे देश में घटनाक्रम देखा है। वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है। इंदौर की जनता वो नोटा विकल्प चुन रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार वो नोटा से जवाब देगी। वहीं देवास लोकसभा की बात की जाए तो देवास लोकसभा वहां लोकसभा है जहां से कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे महेंद्र सोलंकी, लेकिन क्षेत्र की जनता ने उनको आज तक नहीं देखा। वो सांसद बनने के बाद क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए, ना ही 5 सालों में उनकी क्षेत्र के लिए कोई उपलब्धि है। वहीं उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन का भी यही हाल है। अनिल फिरोजिया जी सांसद होने के बावजूद क्षेत्र में नजर नहीं आए, जबकि महेश परवार एक विधायक होने के बाद उन्होंने पूरे क्षेत्र की समस्या उठाई। वो महापौर का चुनाव भी लड़े, लेकिन वहां भी षड्यंत्र पूर्वक पहले उन्हें विजय घोषित कर दिया था। उसके बाद कुछ मतपत्रों की गिनती दोबारा की गई, उसमें उनको हार बता दिया गया। तो किस तरह से उस समय भी लोग, मंदसौर की बात की जाए तो मंदसौर में भी जो सुधीर गुप्ता वो 10 सालों से वहां पर सांसद है, लेकिन आज वो जनता के बीच में नहीं है। वहीं जैसे झाबुआ रतलाम सीट की बात की जाए तो वहां पे जो अनीता नागर है वो भी जनता के बीच में कहीं भी मुद्दों को लेकर दिखाई नहीं दी, जबकि कांचीलाल भूरिया लंबे समय से उस क्षेत्र की जनता के मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं। वही बात की जाए धार सीट की तो धार सीट से जो सावित्री ठाकुर है वो भी कहीं ना कहीं जनता के बीच में नहीं दिखाई दी। और बात की जाए खरगोन सीट तो खरगोन सीट तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो आज तक जनता के बीच में पहुंचता ही नहीं। जनता उनसे नाराज है कि ये ना आते हैं, ना इनका कोई समय मिलने का, ना ये समय पर कभी मिले, ना ये इनके घर पे मिलते थे, ना ये कभी क्षेत्र से जनता में मिले थे। जनता अच्छी खासी नाराज है वहां की। बात की जाए खंडवा की तो खंडवा में भी जिनके प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से निष्क्रिय है, और जिस तरह से हमारे वहां पे प्रत्याशी नरेंद्र पटेल वो लगातार जनता के बीच में सक्रिय है। और इसको देखते हुए आज जो बातें होती है कि इनने
जनता से एक और मौका मांग रहे। जनता ने 10 साल इनको मौका दिया। 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े वादे किए थे, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा। इनका नारा था बहुत हुई महंगाई की मार अब की मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन कहां गया वो भ्रष्टाचार, कहां गए वो 15 लाख रुपए जो खाते में आने थे हर एक लोगों के, कहां गई वो महंगाई? आज महंगाई आसमान छू रही है। जो गैस सिलेंडर 450 रुपए का मिलता था वो आज 1100 रुपए का मिलता है। जो पेट्रोल 50-60 रुपए का मिलता था वो आज 100 रुपए पार हो चुका है। तो क्या मोदी सरकार ने 10 साल में ये किया विकास? मोदी सरकार को अपने पहले पुरानी गारंटियों पे बात करना चाहिए, पुराने वादों पर बात करना चाहिए, उसके बाद कोई जनता से नया वादा करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनता को गुमराह करते। अब वो खरगोन में उनने सभा की, खरगोन में हमने देखा उनने किस तरह तो जनता को मुद्दे से भटकाने का काम किया। उनने जिहादी वोट की बात की। चलिए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने वोट को डाइवर्ट करने की कोशिश की है, ये आरोप कांग्रेस लगा रही, जिसका जवाब मैं जरूर लूंगा योगेश गुप्ता जी से। वरिष्ठ पत्रकार के एस चाइनी जी का रुख कर रहे थे फिलहाल। के एस चाइनी जी, बीजेपी के प्रभाव वाली 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, जहां लगातार भाजपा के प्रत्याशी जीतते रहे पिछले 10 सालों की हम बात करें तो। लेकिन इस बार आपको क्या लगता है, ये जो प्रभाव है वो बरकरार है या फिर इसमें कुछ कमी देखने को मिली है? जी विकास जी, आपने जैसे कहा कि आज 8वीं सीट जो है वो बीजेपी के पास थी पिछले बार, लेकिन इस बार देखें तो दोनों पार्टी जो है वहां पे अपना ताकत आजमा रहे हैं। ये इसका बिल्कुल एक एग्जाम्पल है, जो जिस तरह से तर्कश से जो निकले खूब विवादित बोल जो निकल रहे हैं तीर, वो इसका इंडिकेशन है कि किस तरह से दोनों पार्टी जो है इन बीजेपी जहां इन 8वीं सीट को अपने पास रखना चाह रही है, वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि यहाँ से उनको कुछ सीटें मिल सकती है। लेकिन जैसे गुड़िया जी ने कुछ वहां पे विवादित बयान दे दिया, वहीं जीतू पटवारी का साथ दिया। आपने देखा होगा पिछले बार जो बीजेपी के नेता है वो वहां पे अपने पोते और उनको लेके वोटिंग पूल में चले गए बूथ में, और इस तरह से आपने देखा कि पूरे जो चुनाव का प्रचार है वहां पे दोनों पार्टियों ने दी है, और इसके वजह से वहां पे ये इससे काफी ये इंडिकेशन है कि कांग्रेस को काफी उम्मीद है वहां से, और वहीं बीजेपी चाहती है कि इनकी सीटें वहां से कम ना हो। और ये 8वीं सीट जो है, एक चीज मैं बता दूं, 8वीं सीट में शेड्यूल कास्ट बहुल है, 5 सीट जो है वो रिजर्व्ड है, बाकी जो सीट है वो भी मतलब वहाँ पे जो डिसाइसिव वोटर्स वो शेड्यूल कास्ट ट्राइब है। तो और उज्जैन जो है वो मोहन भागवत जी का क्षेत्र है। धार वहीं पे उमर सिंगार जो अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका सीट है, क्षेत्र है। तो मतलब इस बार का चुनाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव रहेगा। योगेश गुप्ता जी, कांग्रेस ने आप पर इंदौर में राजनीतिक अपहरण का आरोप लगाया, साथ ही ये भी कहना कि देवास और मंदसौर में तो आपके जो जीते हुए कैंडिडेट से जो सांसद है वो नजर ही नहीं आते, तो जनता दोबारा मौका क्यों देगी? साथ ही खरगोन में तो स्पष्ट कर दिया कि पोरलाल खरते जी जीत रहे। पूरी 8 सीटों पर दोहरा जी, और हर चैनल पर बैठकर यही बात करते हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता इनकी बात। देखिए, मेरे पास तो विधानसभा चुनाव 2018 के जी 2 लोकसभा चुनावों का पूरा रिकॉर्ड है। इन 8 सीटों पर कांग्रेस ने बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया नहीं पिछले 35-40 सालों जी। इंदौर में तो कांग्रेस लापता ही रही है। जो आरोप लगा रहे हैं ना कि हमारे प्रत्याशी का अपहरण कर लिया जी, अमित जी कांग्रेस की जो एआईसीसी है, इन्होंने इनके बड़े बोले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को स्पष्ट रूप से पूछा था और कहा था कि इंदौर लोकसभा सीट से आप चुनाव लड़े जी। लेकिन 2 महीने पहले ही राऊ से पराजित हुए थे जीतू भाई, तो पराजय का भाव इनके चेहरे पर स्पष्ट था और इन्होंने स्वयं चुनाव लड़ने से इनकार। नेता को जो अपनी टीम को लीड करे, जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे शिवराज जी पूर्व मुख्यमंत्री, जो न कि स्वयं चुनाव लड़ रहे बल्कि दूसरी सीटों पर जाकर धुआंधार प्रचार भी कर रहे हैं और जन संवाद भी कर रहे हैं। इससे हमारी पार्टी का कार्यकर्ता संगठन का जो पदाधिकारी है,
और जो बूथों पर हमारे काम करने वाले लोग हैं जी, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में जो पलायन पिछले 2.5-3 महीनों में हुआ है 2.5 लाख से ज्यादा लोगों का, जी जी योगेश जी, योगेश जी आप इसलिए स्पष्ट संदेश गया है जी जी कि जब कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के साथ नहीं है जी और कुछ ऐसे नेता जी जिन्होंने इस संगठन को अपने खून पसीने से सींचा था, जी जब उनका ही केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं है जी तो ये हमारे हित की बात या हमारे हित के क्या काम करेंगे। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता इनको 29-0 से पुनः पराजय चुकाएगी, क्योंकि 2014 में 27 सीट, 2019 में 28 और अब की बार 29-0। जी रवि जी, प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं रहा कभी भी, ये बीजेपी का कहना है। साथ ही जैसे के एस चाइनी जी ने कहा कि आपके ही नेताओं के जो कुछ विवादित बयान हैं जनता के बीच कोई ना कोई गलत संदेश तो गया होगा, तो इसका नुकसान क्या पार्टी को हो सकता है इस चुनाव में? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मैं पहले योगेश गुप्ता जी के सवाल का जवाब देता हूं। और जो 2019 के आंकड़ों की बात कर रहे थे कि मैं 2019 का डाटा लेकर बैठा हूं, तो इनसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप 2019 में किस कार्यालय में बैठे थे? 3 महीने पहले आप भाजपा में गए, आप 3 महीने पहले कांग्रेस में थे, आप कांग्रेस कार्यालय में पानी पी पी कर सालों से भारतीय जनता पार्टी को कोसते आ रहे थे। आज 3 महीने से कांग्रेस को कोस रहे भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद 3 महीने आपका पता नहीं आप किस पार्टी में रहेंगे। तो ऐसे नेताओं से तो आप आंकड़े लेकर बैठे 2019 के। 2019 में आप कांग्रेस में थे, आपने क्या किया? आप बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो आप तो 2019 के आंकड़े की बात कर रहे हैं, तो आप तो उस टाइम कांग्रेस में थे ना। और आप 3 महीने बाद आपका भरोसा नहीं, आप किस पार्टी में रहेंगे। और जो मैं पत्रकार महोदय ने जो कहा था कि हमारे नेताओं के बयान को लेकर, तो जो कांतिलाल भूरिया ने जो बयान दिया था वो उनका कोई बयान नहीं था। उन्होंने उनसे किसी ने पूछा था कि अगर किसी की 2 पत्नियां हैं तो वो क्या करेगा, तो कांतिलाल भूरिया में हंसी मजाक के शब्दों में कहा कि जिनकी 2 पत्नियां उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे। और ये आदिवासी में प्रचलन है और आदिवासी की ये रीति है कि वहां पर 2 विवाह कर सकते हैं वो लोग, और वो उनकी परंपरा है। तो उस पे हमें सवाल उठाना मतलब आदिवासियों का अपमान करना सीधे तौर पर होगा। और आदिवासी समुदाय की अपनी अलग नीति रीति है और जो परंपरागत उनका चलता आ रहा है, उसको लेकर अगर कोई आदिवासी नेता अपने आदिवासी लोगों के बीच में अपने भाई बहन और परिवार के लोगों में अगर ये बात करता है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी चेहरा साफ दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी की 20 सालों की मध्य प्रदेश की सरकार में 30,400 प्रकरण आदिवासियों के हुए हैं, आदिवासियों पर अत्याचार के। वहीं हमने सीधी का कांड देखा, सीधी में पेशाब कांड हुआ। भाजपा नेता, मंडल का भाजपा नेता एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर देता है। तो ये आदिवासी की चरित्र को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी के अत्याचार करती है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है। तो हमने देखा है साफ चीजों में कि मध्य प्रदेश में अब जो चुनाव हो रहा है लोकसभा पर, इनमें अधिकतर सीटें लोकसभा की आदिवासी बहुल क्षेत्रों की। वही बात की जाए इन 8 लोकसभा सीटों की, तो इनमें से अधिकतर किसान यहाँ पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक खेती की जाती है। और आज वही किसान ढूंढ रहा है कि जिन्होंने विधानसभा चुनाव में धान के 3100 रुपए दाम देने का वादा किया था, वो भारतीय जनता पार्टी का सरकार कहाँ है। जिन्होंने गेहूं के 3,000 रुपए 2800 रुपए समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, वो कहाँ है। जिन्होंने 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था, वो कहाँ है। जिन्होंने लाडली बहनों को 3,000 रुपए देने का वादा किया था, वो सरकार कहाँ है। तो भारतीय जनता पार्टी के वादे और खोखले हैं, जिन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए इतने सालों में। जुल्मों की सरकार ठीक है, जवाब ले जिस तरह से किसानों पर अत्याचार ढाए गए, किसानों पर लाठीचार्ज की गई, जब किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा था तो उनके ऊपर रबड़ बुलेट गन चलाई गई। तो आज किसान पर अत्याचार लगातार बढ़ता है। जवाब दीजिए योगेश जी, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए और आदिवासियों का विरोध करती भाजपा कांग्रेस का आरोप। जी, कुछ पढ़ लिख के तो बैठते नहीं है मेरे मित्र, चिल्ला चोट करते हैं, है ना। तो मैं इनको कुछ आंकड़ों के माध्यम से शायद मैंने अगर एक भी बात गलत बोली हो तो आप बता दीजिए। आऊंगा रवि जी, आपके पास फिर आऊंगा, मैं जवाब लेने जरूर आऊंगा, निश्चिंत रहे आप। जी रवि जी, देखो आपसे एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब आप बोलते हो तो हम आपको सुनते हैं। करने बैठे हैं गुप्ता जी,
ठीक है रवि जी, आपको पूरी बात रखने का मौका दूंगा मैं। योगेश जी आपकी बात रखिए जी। आपका समय आए, अब अपनी बात रखिए, शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए आप। अरे कौन सी बदतमीजी कर दी भाई मैंने? ठीक है योगेश जी, आपकी बात रखिए। बिल्कुल, हम एक सार्थक चर्चा करने के लिए जुड़े हैं साथ में। मैं सबसे निवेदन करूंगा हम सार्थक चर्चा में बने रहें। योगेश जी आपकी बात रखिए। सार्थक बहस करो, दर्शकों तक जाए बात। देखिए अमित जी, आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चला गया, आज मतदान का दिन है ना जी, लेकिन फिर भी चूंकि मेरे मित्र ने कुछ आरोप लगाए हैं तो उनका जवाब मैं आंकड़ों के माध्यम से देता हूं। जी, हमने कहा था कि हम अपनी लाडली बहनों जी, उनके खातों में 1000 से 1250, 1250 से 1500, 1500 से 1750, 1750 से 2000, 2000 से 2250, ऐसे करते हुए 3000 रुपए हर महीने डालेंगे। जी, 1,29,00,000 लाडली बहनों के खाते में पिछले 3 महीने में 4,728 रुपए की राशि, 4,728 करोड़ रुपए की राशि जी, डायरेक्ट उनके खातों में डाली गई है। 46 लाख बहनों के खातों में 450 रुपए सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के जी, 118 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया डायरेक्ट उनके खाते। 2,43,000 लाडली लक्ष्मियों को 86 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी गई है जी, 10 लाख से अधिक छात्राओं को। महिला एवं स्व सहायता समूहों के माध्यम से 9,838 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। जनजाति कल्याण वर्ग जिसका जिक्र मेरे मित्र रवि जी ने किया, जी, पीएम स्वनिधि द्वारा 170 करोड़ रुपए की लागत से क्रांति सूर्य योजना के माध्यम से उनके घरों में उजाला किया गया। टंटिया मामा के नाम पर टंटिया भील यूनिवर्सिटी का लोकार्पण किया गया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को मानदेय 3,000 से बढ़ाकर 4,000 किया गया है। जी, पीएम जन धन योजना के माध्यम से 7300 करोड़ की लागत से अधोसंरचना के जो कार्य वो जनजाति और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में किए गए। बेगा भारिया सहाबिया के घरों में जी, बिजली भी पहुंचाई, साथ में नल जल योजना के माध्यम से उनके घरों में नलों से जल पहुंचाया, जो पिछले 50-60 सालों में कांग्रेस पार्टी अपने शासन के दौरान नहीं कर पाई। ठीक है। और भ्रष्टाचार का तो यह आलम था अमित जी कि इन्हीं के पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 1 रुपए केंद्र से चलता है, आऊंगा रवि जी आपके पास, तो फिर आऊंगा। 85 पैसे बिचौलिए खा जाते। जी, हमने 36 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी के कार्यकाल डीबीटी के माध्यम से हितग्राहियों के खातों में डाले। जी, अगर ये डीबीटी की सुविधा नहीं होती तो बिचौलिए कितना बड़ा माल काटते। ठीक है। तो भ्रष्टाचार मुक्त और स्वच्छ प्रशासन ये माननीय मोदी जी ने पिछले 10 सालों में दिया है। धारा 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर को भारत की मुख्य धारा में जोड़ा है। आज वैश्विक स्तर पर भारत की बिना दखलंदाजी के कोई निर्णय नहीं होते हैं, तो भारत का गौरव मान बढ़ाया। G20 देशों का नेतृत्व किया है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता अगले 1-1.5 महीने में भारत को मिल जाएगी। चाइना के कितने भी पुरजोर विरोध के बावजूद भी ये स्थायी सदस्यता मिलना तय है, क्योंकि बहुमत भारत के साथ है। तो विदेशों में मोदी, देश में मोदी, प्रदेश में मोदी, और अब तो मस्जिदों में भी मोदी मोदी हो रहा है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जब 4 करोड़ आवास हितग्राहियों को दिए जाते हैं, तो उसमें शाहरुख सलमान भी होते हैं और सलमा और शाहबानो भी होती है। तो निश्चित रूप से अनेकों ऐसे जन कल्याण के काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं और उनकी नीतियों के माध्यम से हम जनता के समक्ष है। जी, अब आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो झूठे, और उन आरोप प्रत्यारोपों के ऊपर पिछले 2 विधानसभा चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव, 4 बार मतदाताओं ने अपना फैसला दे दिया जी, और सिर्फ चैनलों के बीच में कांग्रेस है, न जनता के बीच में है, न बूथों के बीच में। चलिए इस पर मैं जरूर जवाब लेता हूँ रवि जी से। बूथों के माध्यम से ठीक है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार के शैनी जी का रुख कर लेता हूं फिलहाल। शैनी जी, तमाम जो बातें योगेश गुप्ता जी ने कही है, चाहे हम लाडली लक्ष्मी बहना योजना की बात करें जो विधानसभा चुनाव के दौरान भी काफी चर्चा का विषय थी, कांग्रेस ने काफी सवाल उठाए थे,
अब बीजेपी अब तक इस योजना का बखान करती है, वही जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे काफी प्रचलित थे, 370 धारा की हम बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करें, तो क्या लगता है कि इस बार ये जो मुद्दे हैं वो अपना प्रभाव मतदाताओं पर छोड़ पाए हैं? देखिए, जहां तक लाडली बहना लाडली लक्ष्मी योजना, ये जो है ये लोकल इश्यूज हैं जी। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोकसभा इलेक्शन में ये मुद्दों का ज्यादा महत्वपूर्ण, मतलब जो चुनाव होगा उसमें लोग इन सब विषयों में लेके चुनाव करेंगे। हमारे देश में आपने देखा होगा कि लोग जो है वो बिल्कुल में किसको करना है, विधानसभा में वो अपने इश्यूज के हिसाब से वोट करते हैं जी। तो नहीं है कि आपने अगर विधानसभा जीत लिया है कुछ इश्यूज को लेकर, तो वही मुद्दे जो है वो लोकसभा में भी आपको जिता देंगे। तो ये तो एक मतलब गलतफहमी रहेगी। लेकिन जहां तक इसका सवाल है, मुझे लगता है कि ये वाला लोकसभा इलेक्शन में मोदी फैक्टर सबसे ज्यादा काम कर रहा है। अगर मोदी फैक्टर काम किया तो ये बीजेपी को लाभ देगा और बाकी इश्यूज में अगर जिस तरह से अपने कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि सारे मुद्दे जो गिनाए हैं, अगर उसका असर रहता है तो जरूर कांग्रेस को इसका लाभ मिल सकता है। बिल्कुल। लेकिन शाइनी जी, कांग्रेस के जो आरोप है, कहां तक आप सही पाती कि बीजेपी केवल कागजी आंकड़ों की बात करती है लेकिन धरातल पर कुछ हुआ नहीं है? देखिए, सारा देखो, हम आप सब लोग को तो खुश नहीं कर सकते हो, लेकिन जहां तक आपने विधानसभा के चुनाव देखा होगा तो वहां लाडली बहना योजना से लाभ तो मिला बीजेपी को। तो कुछ क्या होता है, बहुत सबको ना मिलके भी कुछ लोगों को अगर मिलते तो बाकी लोगों में उम्मीद हो जाता है, उम्मीद जागृत हो जाती है। तो वो उम्मीद के तहत जाके वो वोट कर लेते हैं कि इनको मिला तो शायद हमें भी कल मिल जाएगा जी। और बाकी बिल्कुल जीवान थे, जिस तरह से कहा बेरोजगारी है या जो समस्याएं हैं, सड़क है, गैस सिलेंडर का है, इन्फ्लेशन है, तो ये सब समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रभावी होता है। कांग्रेस ने इसको किस हद तक जनता के साथ जुड़ के इन चीजों को एक मूवमेंट देने की कोशिश करी, क्या वो लोगों के बीच में गई है? सिर्फ आप चैनल पे बैठ के कहोगे तो उससे तो लाभ नहीं मिलता। आपको जनता के बीच में जाना होता है, उनके साथ उस चीज से जुड़ना पड़ता है कि उनकी समस्याओं को समझना पड़ता है। तो मुझे लगता है अगर कांग्रेस ने इसमें सक्सेसफुल रही होगी तो कुछ चुनाव 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो इस चीज का बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और बिल्कुल सही बात है कि विधानसभा चुनाव के मुद्दे और लोकसभा के बिल्कुल अलग होते हैं। एक आपका प्रादेशिक स्तर का चुनाव होता है, एक राष्ट्रीय स्तर पर, तो मतदाताओं का रुझान भी सुर जाता है। लेकिन रवि जी, बीजेपी का जो दावा बार बार ये कि जनकल्याण के काम किए तभी जनता हमें लगातार मौका दे रही है, प्रदेश में भी मौका दिया और अब देश में भी मौका देगी, और वहीं दूसरी तरफ जैसे कि शाइनी जी कह रही कि अगर आपने सिर्फ आरोप लगाए हैं लेकिन जनता के बीच आपने काम नहीं किया तो पूरे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। तो क्या आप अपनी बात जनता तक पहुंचाने में सफल रहे इस पूरे चुनाव में? देखिए, निश्चित तौर पर मैं झूठे दावे नहीं करूंगा। हमारी कांग्रेस पार्टी ने पूरे बूथों पर जहां इलेक्शन है उन हर एक बूथों पर अपनी कमेटी बनाई है, पन्ना समिति बनाई है, जिसके माध्यम से हमने लगातार जनता के हित के मुद्दे उनके सामने रखे और एक सार्थक चर्चा की है जनता के बीच पहुंचकर। हमने चुनावी झूठे वादे नहीं किए जनता से सिर्फ उनके अधिकार और उनके हक की बात की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो दावे करती थी 400 पार के, जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी हमें हर एक बूथ पर 370 वोट बढ़ाएंगे, लेकिन आज उनके दोनों दावों की हवा निकल गई। आपने देखा 370 वोट बढ़ाने की जगह हर बूथ पर वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। 400 सीट की बात करते थे, आज चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, 400 सीट की कहीं बात नहीं हो रही। जिस तरह से प्रधानमंत्री की लगातार बौखलाहट दिख रही है और 2019 से 2023 के बीच में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर आज चेहरा है और प्रधानमंत्री मोदी फैक्टर काम करेगा तो उनकी लोकप्रियता कम हुई है। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ी है 2019 से 2023 के बीच में। तो ये एक निश्चित तौर पर जनता का साफ संदेश है कि मोदी जी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। मोदी जी महिला अपराध की बात करते थे, आज देश में 33% महिला अपराध बढ़े हैं। 2014 से 2023 के बीच में 33% एनसीआरबी के रिपोर्ट के अंतर्गत पड़े हैं। वहीं इनके लोकसभा प्रत्याशियों में एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 44 प्रत्याशी ऐसे जिनके ऊपर महिला अपराध के मुकदमे दर्ज है। वही बात कर रहे हैं कि ये हमने विश्व में नाम कमाया। आज ऑस्ट्रेलिया का 3 दिन पुराना न्यूज हेराल्ड पेपर देख लीजिए, उसमें प्रधानमंत्री जी की फोटो छपती है एक रेपिस्ट के साथ कि पीएम विद रेपिस्ट।
तो इस तरह से पूरे देश की बदनामी कर रहे हैं ये विश्व में, और बात करते हैं कि विश्व में हमने भारत का गौरव बढ़ाया। हम बिल्कुल इनके साथ में नहीं है। जिस तरह से एक रेपिस्ट को जिसके यहाँ से 3000 अश्लील फोटो वीडियो के पेनड्राइव मिले और तो देश छोड़ के भगा दिया मोदी जी ने, आज वो देश छोड़ के भाग गया। जिस तरह से प्रधानमंत्री 2 दिन पहले उसके लिए वोट मांग रहे थे, प्रधानमंत्री भरी सभा में एक रेपिस्ट के लिए वोट मांगते दिखे। प्रधानमंत्री को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि वो इतना बड़ा अपराधी है और उस अपराधी को मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा, लेकिन यहाँ बोलने के बजाय प्रधानमंत्री उसका साथ दे रहे। वहीं हमने देखा ब्रजभूषण सिंह के लिए लगातार खिलाड़ियों ने देश की सड़कों पर लड़ाई लड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और उनके पुत्र को लोकसभा प्रत्याशी बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी चेहरा साफ साफ सामने आ चुका है। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों पहले संदेश खाली की बात करती थी, लेकिन आज संदेश खाली में क्या उजागर हुआ, क्या आया? भारतीय जनता पार्टी ने पूरी प्लानिंग की थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें संलिप्त थे, पूरा वीडियो सामने आया देश की जनता के पास और 2-2 हजार रुपए दिए थे महिलाओं को प्रदर्शन करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से एक एजेंडा बना के, प्रोपोगंडा बना के देश में जहां इनकी सरकार नहीं है, जिन स्टेट में इनकी सरकार नहीं है, वहां की सरकार को बदनाम करने के लिए जवाब दीजिए योगेश जी। जहां आपकी सरकार नहीं है वहां लोगों पर दबाव बनाया जाता है, प्रोपोगंडा फैलाया जाता है। योगेश जी। देखिए अमित जी, इन्होंने महिलाओं की बात करी, इनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी महिलाओं में रस और चाशनी रतलाम से इनकी जो प्रत्याशी है अभी लोकसभा चुनाव पूरी वो 2 पत्नियों को रखने की बात कर। इसी प्रकार देखिए वो तो हमने पहले भी कहा है। योगेश जी, उन्होंने स्पष्ट किया कि वो मजाक में कही गई बात थी, लेकिन बीजेपी ने उसे तूल दे दिया, ये उनका जवाब है। और आदिवासियों समाज में परंपरा है, आदिवासी समुदाय में ये रीति है। ठीक है रवि जी, उनकी बात पूरी कर लेते हैं। देखिए यार रवि जी, एक बात मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, जब आप बोलते हो ना मैं बिल्कुल शांत पूर्वक आपको सुनता हूँ। आप बौखला जाते हो, मेरी आवाज निकली नहीं कि आप बीच में उंगली करना शुरू। ये डिबेट की मर्यादा के अनुरूप। ठीक है योगेश जी, आपकी बात रखें जी। तो आपने कहा कि ये मजाक में एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं में रस और तो बड़ी निर्लज्जता के साथ, कुटिल मुस्कान के साथ वो वीडियो वायरल होता है। जब हो हल्ला मचता है तब दूसरे दिन खंडन आता है। इन्हीं की एक युवा कांग्रेस, ऑल इंडिया युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवासन के खिलाफ इन्हीं की एक महिला पदाधिकारी थी, अंकिता दत्ता जी। वो आसाम के गोगोई सरकार के एक मंत्री की पुत्री थी। उन्होंने न केवल यौन शोषण के आरोप लगाए बल्कि एफआईआर दर्ज कराई श्रीनिवासन जी के खिलाफ। और श्रीनिवासन जी यथावत अभी भी बने हुए हैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, उसी भाई भी बने हुए हैं। उमंग सितार का मामला भी आप सम्मानित मीडिया जी। ये महिलाओं के प्रति दुर्भावना कौन रखता है? राधिका खेड़ा जी जो इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता छत्तीसगढ़ में 4 दिन पहले गंभीर आरोप जी। तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कहने वाली प्रियंका जी कानों में रुई डाल लेती हैं जब इनके नेता और पदाधिकारी माँ बहन बेटियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता के बारे में बात करी मेरे मित्र रवि, के कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं, उनके अस्तित्व को नकारते हैं जी। और देशवासी बहुसंख्यक आबादी से अपेक्षा करते हैं कि वो इनको वोट, देश की गरिमा को विदेशों में तार तार करते हैं राहुल गांधी, तो देशवासियों से अपेक्षा रखते हैं कि उनको वोट करे। देश करे तो करोगे वैधानिक संस्थाएं जी जी। योगेश जी आक्षेप लगाते हैं, जो निर्णय इनके हक में आ जाते हैं वहां लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, और जो निर्णय इनके खिलाफ होते हैं वहां लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। तो लोकतंत्र की परिभाषा ही कांग्रेस की देशवासी को समाज पाले, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, रोजा अफकारों में शिरकत करते हैं और रामनवमी का विरोध करते हैं। तो ये सब देश की जनता हमारी देख रही है, समझ रही है। ठीक है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि कांग्रेस के जो युवराज हैं इनको अपने आचरण पर जी गंभीरता पूर्वक चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। अभी ये देशवासियों के बीच में अपनी
प्रमाणिकता सिद्ध नहीं कर पाए, बार बार लॉन्च होने के बावजूद। तो वहीं दूसरी तरफ माननीय मोदी जी, अमित जी, एक चीज और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के जो मेरे मित्र बैठे हैं रवि जी, जो 500 साल पुराना राम मंदिर का जो था वो अभी हाल ही में बना, क्या राम मंदिर का मुद्दा इतना कठिन था कि 50-60 साल में कांग्रेस उसको सुलझा नहीं पाई? तो क्या जरूरी था कि हमारे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिदें बनाई जाती जी, जो मुस्लिम आक्रांताओं ने बनाई, दूसरी जगह भी बनाई जा सकती थी? तो ये इस प्रकार की वो तमाम वो ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनको देशवासियों के संज्ञान में लाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। और 370 धारा हटते समय इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी, मारकाट मच जाएगी। आज जम्मू कश्मीर आम थे, वहां लोकतंत्र की बयार बह रही है। सचिन तेंदुलकर जी वहां क्रिकेट खेल के आ चुके हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिल चुका है, चंद दिनों में वहां लोकतांत्रिक सरकार भी चुन ली जाएगी। तो ये कांग्रेस की कथनी और करनी ये देशवासी और प्रदेशवासी देख रहे हैं। चलिए, तो कांग्रेस की कथनी और करनी प्रदेशवासी देख रहे हैं कहना है जी। योगेश जी, इस बीच एक बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा दें, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर अब तक का मतदान प्रतिशत आ चुका है 14.97% मतदान हुआ है, 14.97% मतदान हुआ है। देवास की बात करें तो 16.79%, धार में 15.61%, इंदौर में 11.48%, खंडवा में 14.68%, खरगोन में 15.35%, मंदसौर में 16.61%, रतलाम में 13.73% और उज्जैन में 16.80% मतदान अब तक संपन्न हुआ है। तो ये शुरुआती 2 घंटों के आंकड़े हैं जो सामने आए हैं। सुबह 9 बजे तक का ये आंकड़ा है। और हमारे सहयोगी निर्मल सोलंकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जैन से। निर्मल, मतदान का प्रतिशत अब तक सामने आ चुका है, लेकिन क्या इस प्रतिशत को संतोषजनक माना जाए? और उज्जैन की हम बात करें तो क्या तस्वीरें सामने आ रही है? क्या सुबह जो भीड़ थी अब भी है, या फिर जैसे जैसे तापमान बढ़ा है रुझान थोड़ा सा कम नजर आ रहा है? मुख्यमंत्री उज्जैन में अपना मतदान कर चुके हैं और दूसरा 15 से 16% के लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदान का रुझान दिख रहा है। उत्साह भी है, लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। वहीं 8 विधानसभाओं में 17,78,000 के लगभग मतदाता है और सभी को ग्रामीण बेल्टों में भी इसका उत्साह नजर है। वहीं चिलचिलाती धूप में भी मतदाता अपना मतदान करने के लिए घर से निकल रहे हैं। जी अभिषेक जी, वहीं अभी वर्तमान की हम बात करें निर्मल, तो क्या तस्वीरें जरूर दिखाएं कि महिलाएं भी हैं, जो युवा हैं, क्या वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने यहां पहुंच रहे हैं? जी, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ कुछ युवा भी जुड़े हुए हैं, सरपंच भी है यहाँ के गांव के, और हम इनसे बात करेंगे कि क्या उत्साह है गांव के लोगों में और कैसा लग रहा है इनको मतदान करते हुए। जी, बहुत अच्छा के पक्ष में ग्राम पंचायत पार्षदों के सभी मतदाता मोदी जी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं और काफी अच्छा मतदान हमारे गांव में हो रहा है। और भी महिला भी है यहाँ पर, हम जानेंगे उनसे ये क्या उनको क्या लग रहा है, कैसा है। जी बताएं कि आप मतदान करेंगे कि? हमें तो अच्छा लग रहा है, लग दिया मेरे को वोट भी। अच्छा, वोट भी लग गया है, सब आके हमारा गाँव की अवस्था अच्छी करना लगे। हमें गरीबों से हमने काम होते जा खड़े हो जाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश भाई। ये गणेश भाई थे यहाँ पे, और भी युवा अपने साथ जुड़े हुए। हम इनसे बात करने के दिन मन को टटोले क्योंकि क्या इच्छा है इनकी रखते हैं और क्या ये क्या कहेंगे। जी आपका क्या नाम है और क्या कहेंगे आप? मतदान का हमारा लक्ष्य थे ग्राम पंचायत पार्षद में, चल रहा है मतदान और मतदान अच्छा रहेगा। क्या देखते आप, क्या देश को किस और क्या चाहते हैं आप, युवा क्या चाहते हैं? देश स्थित हो, विकास की ओर चल रहा है
चलिए, तो विकास के नाम पर यहाँ के जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे दिन बढ़ता है क्या मतदाताओं का जो रुझान है वो इसी तरह से बरकरार रहता है। बहुत शुक्रिया आपका निर्मल हमसे जुड़ने के लिए। फिर से लौटते हैं पैनल की तरफ। सबसे पहले इस पूरे वोटिंग परसेंटेज पर हमारे मेहमानों से हम टिप्पणी लेते हैं। क्या शाइनी जी, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर शुरुआती 2 घंटे का जो रुझान है मतदान का 14.97% यानी लगभग 15% मतदान हो चुका है। शुरुआती 2 घंटों के लिहाज से यदि हम देखें तो कितना सकारात्मक इस पूरे आंकड़े को माना जाए? ये जो आंकड़े आए हैं वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छे आंकड़े हैं। 15% वोटिंग अभी 2 घंटे में होगा, क्योंकि वो पूरा तो टैली नहीं हो पाता, जिसका मतलब थोड़ा ज्यादा ही होगा। लेकिन हर बार अपन ने देखा है कि पिछले जो फेजेस हुए हैं तो शुरुआती तौर पर तो अच्छी वोटिंग होती है, लेकिन जैसे दिन बढ़ता है तो वोटिंग कम हो जाती है। तो ये चलना कि मतलब अभी वोटिंग अच्छी हुई है तो पूरी वोटिंग मतलब 5-7 बजे तक कितनी वोटिंग होती है वो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी जो रुझान आ रहा है ये कम से कम संतोषजनक रहेगा। अगर इसी तरह, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है तो लोग सोचते हैं सुबह सुबह जल्दी वोट कर ले, जितने लोग वोट कर पाते हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद जैसे धूप बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है तो वोटिंग परसेंटेज कम होने लगता है। तो वही देखते हैं कि अब आगे कितनी। जी रवि जी, मतदान का जो अभी तक ट्रेंड आया है कैसा इसे मानते हैं? क्या लोग अब घर से निकल रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए? आप अपनी बात पहुंचाने में सफल हो पाए मतदाताओं तक? देखिए, निश्चित तौर पर हमने देखा कि कल से ही मौसम थोड़ा सा खराब था और मालवा के पूरे क्षेत्र में रात में बारिश भी हुई है और सुबह भी बादल छाए हुए थे। तो जिस तरह से सुबह मतदाता जो निकला था घरों से, हमने कई बूथों पर देखा कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और अभी भी मतदान चल रहा है। हमें उम्मीद है कि अच्छा, पिछली बार से अच्छा इस बार मतदान होगा। वहीं में गुप्ता जी ने, जो योगेश गुप्ता जी ने कुछ बातें कही थी उस पर मैं आना चाहूंगा कि योगेश गुप्ता जी ने कांग्रेस के नेताओं को बयानों को लेकर कहा था कि महिलाओं को लेकर बयान देते हैं। गुप्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बयान, कांग्रेस के नेता तो बयान ही देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो महिला अपराध करते हैं और देश छोड़ के भाग जाते हैं, उनके ऊपर आप नहीं बोलेंगे? आप चुप्पी साध लेते हैं जब भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई महिला अपराध करता है। तो हमने देखा किस तरह से, भोपाल शहर की बात करूं, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का पुत्र एक महिला के ऊपर प्राणघातक हमला करता है। कुछ महीने पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है, अभी की बात है। वो हमला करता, प्राणघातक हमला, महिला की एफआईआर तक नहीं लिखी जाती। वहीं मंत्री जी स्वयं देर रात थाने पहुंचते हैं और जो कार्रवाई करने वाले थे पुलिस महिला की बातों पर, मंत्री पुत्र पर, उनको रातों रात सस्पेंड करा दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से महिला विरोधी है ये साफ मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। और मंत्रियों के तेवर देखे कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पुत्र या मंत्री या उनके परिवार वाले कोई भी अपराध कर दे, कितना ही बड़ा अपराध कर दे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आम जनता की एफआईआर नहीं लिखी जाती थानों में जब तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एनओसी नहीं देते। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था हो गई है। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि अक्षय बम जी जब कांग्रेस में थे उनके ऊपर 17 साल पुराने मुकदमे में 307 की धारा बढ़ा दी, लेकिन आज कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने उनके ऊपर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है 4 दिन पहले। लेकिन फिर भी वो इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के साथ में रैलियां और सभा करते दिखाई दिए। तो ये कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की कि जिस अपराधी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करना चाहिए उस अपराधी को पुलिस सुरक्षा दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के राज में। तो जिस तरह से इनकी बातों में मणिपुर कहीं नहीं है, कर्नाटक में जो कांड हुआ वो इनकी बातों में नहीं है, प्रज्वल रेवन्ना वाला, इनके प्रत्याशी महिला अपराध में संलिप्त है, 44 लोकसभा प्रत्याशी है महिला अपराध में संलिप्त, इनके ऊपर इनने कुछ नहीं कहा। इनके पूरी बातों में महंगाई कहीं नहीं दिखाई दी, बेरोजगारी कहीं नहीं दिखाई दी, किसान के लिए कहीं इनकी बातों में कोई भी नहीं दिखाई। रवि जी, जवाब ले लेते हैं। योगेश जी, सबसे पहले मतदान प्रतिशत पर आपकी टिप्पणी और फिर आरोपों पर आपका जवाब। जी योगेश जी। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जी माननीय चुनाव आयोग ने, सभी राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संगठनों ने तीसरे चरण के से जो काफी अथक प्रयास किए हैं, तो जो तीसरे चरण में उसका, उन प्रयासों का सार्थक परिणाम भी मिला था। जी निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि जैसे 2019 में 75-76% के आसपास इन 8 सीटों पर वोटिंग हुई थी, लगभग ये मत प्रतिशत उतना ही जा। महिला इसकी जो वोट वो राष्ट्रीय स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर
रणदीप सिंह सुरजेवाला जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है जी, वो हमारी वरिष्ठ सांसद हेमा जी को कोट करके कहते हैं कि सांसद और एमएलए इतने चेहरे देखने के लिए या चाटने के लिए चुके हैं। कंगना रनौत जी के लिए उन्हीं की महिला राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा था जब मंडी से उनकी टिकट डिक्लेयर हुई। मैया जी जो इनके मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने महिला की सरेआम चुन्नी खींची। प्रदेश में तंदूर कांड, मीना साहनी, कमला मिश्रा कांड, ये दिग्विजय सिंह जी के शासन में हुआ। मीनाक्षी के बारे में क्या कहा था, ये भी सब विदित थे। खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं आता हूँ हम दाताओं के बीच में और देशवासियों के बीच में मोदी जी से तीसरी पारी क्यों मांगा। मोदी जी देखिए 2011 में जब मनमोहन सिंह सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था छोड़ी थी, वो 11वें नंबर पे थी वैश्विक स्तर। मोदी जी के 10 साल के पश्चात ये हम 5वें नंबर पर आ गए और तीसरे नंबर पर तीसरा कार्य ज्यादा स्टार्टअप पिछले 10 सालों में देश में खुले हैं। इसके माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप मध्य प्रदेश में खुले, जिसमें से कई स्टार्टअप को केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित भी किया। मध्य प्रदेश की 2003 में इकोनॉमी हुआ करती 3%, आज है 16%। इस प्रकार एग्रीकल्चर ग्रोथ जो थी वो 4.8% जी, मिस्टर बंटाधार के शासन, और अभी 14.2%। प्रति व्यक्ति आय में भी मोर देन डबल का डिफरेंस है। चलिए, तो बीजेपी के पास तमाम उपलब्धियां हैं बताने के लिए, वहीं कांग्रेस का आरोपों पर वार पलटवार लगातार जारी है। बहरहाल हमें दूसरे राज्यों का भी रुख करना होगा। हमारे पास मध्य प्रदेश के लिए समय इतना ही था चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो ये बात थी मध्य प्रदेश की, और हम दूसरे राज्यों का भी लगातार रुख करेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर जो मतदान का प्रतिशत है वो सामने आ चुका है। 14.97% मतदान अब तक मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर हो चुका है। तो आपको बता दें कि बहराइच में हम बात करें तो जहां वोटिंग जारी है और हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल तिवारी हमारे साथ जुड़े। अनिल जी, बहराइच से तस्वीरें पहुंचाएं, किस तरह से लोगों में मतदान को लेकर उत्साह है, किस तरह के मुद्दे यहां काफी प्रचलित है इस चुनाव में। देखिए, हम अपने दर्शकों को पहले बता दें, ये इंडो नेपाल बॉर्डर का जिला बहराइच है जी, जहां पर कभी आज के कुछ वर्षों पूर्व सिमी की आतंकवादी गतिविधियां रहा करती थी, लेकिन आज मौसम यहाँ का बदला हुआ है। सियाची तापमान काफी तेजी से चढ़ रहा है। बढ़ चढ़कर मतदाता यहाँ पर वोट अपने मत का प्रयोग करना चाह रहा है। लगातार सुबह 7 बजे से लंबी कतारें लगी हुई हैं। क्या दिव्यांग, क्या विकलांग, सभी मत कर रहे हैं। हम कुछ अपने यहाँ जो लोग मत अपना का प्रयोग करके आए उनसे बात की थी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों पे बात किया और क्या बात नहीं। क्या नाम है आपका? मंजुला पाठक जी। मंजुला पाठक जी हाँ। और किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है और क्या बात है प्राथमिकता पर है? हमने माननीय मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी का वोट किया है, क्योंकि मेरा एक वोट ये 5 साल महिला सुरक्षा सम्मान दिलाएगा, किसान सम्मान निधि दिलाएगा, फ्री राशन दिलाएगा और आयुष्मान कार्ड का लाभ दिलाएगा। और भी हम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? अयोध्या प्रसाद अवस्थी। और किन बातों को लेकर आपने अपने मत का प्रयोग किया, क्या आपको बातें रही? सबसे पहले तो निर्माण के जो वो है और चरणों में अपना वोट दिया है, और विकास, सड़क विकास और सब अच्छा सेवा। क्या नाम है आपका? कृष्णा तिवारी हमारा नाम है। किन बातों को लेकर आपने अपने मत का प्रयोग किया है, क्या बात आप प्राथमिकता रही? हमारे देश में 500 वर्षों से जो भगवान श्री राम का मंदिर अभी तक नहीं बना था, हम उस मंदिर के मुद्दे को लेकर के वोट दिए हैं। धारा 370 को लेकर के किए हैं। राज क्षेत्र में हमने मतदान किया। ठीक है, देखा यहाँ पर जो बहराइच जनता का मतदाता है ये अवध क्षेत्र है। हम अपने दर्शकों को बताएंगे, अवध क्षेत्र में तमाम ऐसी सीटें आती हैं जो लगातार कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के सानिध्य में होने के नाते उसको प्रभावित करती हैं।
कभी ये आतंकवादियों का गढ़ कहा जाता था, सिमी का एजेंट कहा जाते थे यहाँ पर। लेकिन आज स्थितियां परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से महिलाओं ने हमें बताया कि हम भयमुक्त होकर मतदान कर रहे हैं, कुछ अपनी भक्ति को विभोर कर रहे हैं कि 500 सालों का जो एक सूखा अकाल पड़ा हुआ था, हम उसको मतदान कर रहे हैं और निष्पक्ष और ईमानदार सरकार चाह रहे हैं। और हम पड़ोसी राष्ट्र से भी अच्छा माहौल चाहते हैं। इन बातों को जहन में रखकर, दिमाग में रखकर हम अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। युवा मतदाता भी यहाँ पर हैं तमाम। सुबह 7 बजे से लगातार यहाँ पर माधोपुरी और महाराष्ट्र इंटर कॉलेज में लगातार भीड़ बढ़ी हुई है। जिस प्रकार से ये यूं कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मतदाता अपने मतदान को लेकर जागरूक है कि क्योंकि बॉर्डर का जिला है। बॉर्डर जिला पर यहाँ पर जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में लगातार बमबारी होती रहती है, वहीं पर ये जो इंडो नेपाल का बॉर्डर, ये जिला बहराइच है, यहाँ पर दाऊद का खानसामा कभी पकड़ा गया था, दहशत का माहौल रहा करता था। आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। यहाँ रोडों का जाल बिछ चुका है, शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं काफी हैं। उसी प्रकार से महिलाओं और भी लोगों से हम बात करेंगे। एक युवा साथी हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? अमरेंद्र मणि मिश्रा। अमरेंद्र जी, किन बातों को लेकर आपने मतदान किया है? क्या बातें आपकी प्राथमिकता पे रही? मतदान सिर्फ राम के नाम पर है भैया, राम के आगे कुछ नहीं है। विकास जो हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है। राम मंदिर हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा को शांति मिली है और हम लोग राम मंदिर बनने से बहुत संतुष्ट हैं। और लगभग यही माहौल पूरे के पूरे लोकसभा में देखने को मिल रहा है। चलिए, तो कहीं ना कहीं राम नाम पर, सनातन के नाम पर भी यहाँ जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम मतदाताओं की बात हम तक पहुंचाने के लिए। और लोकसभा चुनाव को लेकर पल पल की अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे टीवी 24 पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।